देखो ब्रदर, मुझे लड़कियों का नहीं पता, लेकिन अगर तुम एक एनिमे बॉय से पूछोगे कि कौन सा ग्रुप ज्वाइन करना चाहेगा, तो आंख बंद करके भी कह देगा अकात्सुकी। यस, आई एम एन एनिमे बॉय एंड आई जॉइन अकात्सुकी। अकात्सुकी ये सिर्फ एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं, ये विलन्स का एक लेजेंडरी ग्रुप है। इस ग्रुप के हर एक मेंबर के पास अनबिलीवेबल पावर्स और इनसेन एबिलिटीज हैं, और इनकी डार्क बैक स्टोरी। विलन्स पैदा नहीं होते, सोसाइटी उन्हें बनाती है। ये लाइन अकात्सुकी के लिए परफेक्ट बैठती है। तो आज हम अकात्सुकी के हर एक मेंबर की पावर्स और बैक स्टोरी जानेंगे। तो जहां पर बैठे हो ना, वहीं पर अच्छे से बैठ जाओ, क्योंकि ये वीडियो नेक्स्ट लेवल होने वाला है। लेट्स बिगिन। तो पहले आ जाता है पेन और उसकी लेजेंडरी बैक स्टोरी। वो रेन विलेज में रहता था। वो विलेज जो ग्रेट निंजा वॉर्स का बैटलफील्ड बन चुका था, जहां हर तरफ सिर्फ तबाही थी। सेकेंड निंजा वॉर के दौरान नागतो और उसके दोस्त याहिको और कोनन अकेले रह गए। लेकिन तभी हिडन लीफ विलेज के जिराया सेंसे उनकी जिंदगी में आए। जिराया सेंसे की गाइडेंस में नागतो ने अपने अंदर छुपी अनबिलीवेबल पावर को पहचाना, और फिर उसने अनलॉक किया रिनेगन, एक ऐसा डोजुत्सु जो उसे बाकी सभी शिनोबी से अलग बनाता था। और फिर नागतो बन गया शिनोबी वर्ल्ड का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट निंजा। नागतो अपनी लॉस और सफरिंग से मोटिवेट होकर एक पेनलेस वर्ल्ड बनाना चाहता था। वो अल्टीमेट पीस लाना चाहता था। लेकिन जब उसके सबसे अच्छे दोस्त याहिको की मौत हो गई, सब कुछ बदल गया। नागतो अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। उसकी आंखों के सामने से हर उम्मीद खत्म हो चुकी थी, और तभी उसने फैसला किया कि अब वो दुनिया को अपनी तरह दर्द महसूस कराएगा। अब वो दुनिया में पीस लाएगा, लेकिन प्यार से नहीं, सिर्फ और सिर्फ पेन से। अब वो नागातो नहीं था, अब वो था पेन। और फिर उसने एक खतरनाक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन बनाई, अकात्सुकी, जिसका एक ही मकसद था, इस दुनिया को असली दर्द महसूस कराना। पेन की पावर एंड एबिलिटीज। पेन अपनी रिनेगन की अलौकिक ताकत से 6 बॉडीज को कंट्रोल कर सकता है। इसीलिए इसे कहा जाता है 6 पाथ्स ऑफ पेन। हर एक बॉडी अपनी अलग अलग यूनिक पावर्स रखती है। समनिंग क्रीचर्स, चक्रा अब्जॉर्प्शन, और यहां तक कि ग्रेविटी मैनिपुलेशन तक। लेकिन सबसे खतरनाक बात, पेन अपनी रिनेगन की पावर से एक ऐसा ओपोनेंट बन जाता है जिसे हराना नामुमकिन सा लगता है। पेन, इट्स नॉट जस्ट अ नेम, इट्स एन अनस्टॉपेबल फोर्स। अगला आती है कोनन और उसकी पास्ट स्टोरी। कोनन नागतो और याहिको की बचपन की दोस्त थी। वो भी रेन विलेज में ही रहती थी। कोनन जिराया की स्टूडेंट थी और नागतो की तरह ही शिनोबी वर्ल्ड को बदलना चाहती थी। याहिको की मौत के बाद कोनन ने नागतो के साथ मिलकर अकात्सुकी को ज्वाइन किया। वो पेन और सफरिंग के जरिए दुनिया में शांति लाना चाहती थी। कोनन की पावर एंड एबिलिटीज। कोनन के पास खुद का केके गेंकाई था, पेपर मैनिपुलेशन। वो अपने बॉडी को काउंटलेस पेपर शीट्स में बदल सकती थी। वो इनका इस्तेमाल अटैक, डिफेंस और हवा में उड़ने के लिए करती थी। लेकिन उसकी अल्टीमेट टेक्निक, पेपर पर्सन ऑफ गॉड, ये एक बड़े पैमाने पर पेपर एक्सप्लोजन कर सकता था, जिससे बचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। ये इतनी ताकतवर थी कि ओबितो को बचने के लिए खमुई का इस्तेमाल करना पड़ा। नेक्स्ट है अपना ब्रोकन हीरो इताची उचिहा और उसकी ट्रैजिक बैकग्राउंड। ब्रोकन हीरो इताची उचिहा। इताची उचिहा एक ऐसा नाम जो लीफ विलेज के सबसे बड़े विलन्स में गिना जाता है। लेकिन क्या वो सच में विलन था? नहीं, इताची एक हीरो था, एक ब्रोकन हीरो। इताची विलेज हिडन इन द लीफ का एक रोग निंजा, जिसने अपने ही हाथों अपने सबसे प्यारे इंसान को मार दिया, अपने बेस्ट फ्रेंड शिसुई उचिहा को खो दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने अपने पूरे उचिहा क्लैन को तबाह कर दिया, सिर्फ अपने छोटे भाई सास्के को बचाने के लिए, और पूरी दुनिया के सामने एक विलेन बन गया। लेकिन सच क्या था? इताची का असली मकसद क्या था? अकात्सुकी ज्वाइन करना, विलेन बन जाना, लीफ विलेज के खिलाफ जाना? ये सब सिर्फ एक दिखावा था। इताची ने अकात्सुकी सिर्फ इसलिए ज्वाइन किया ताकि वो विलेज और सास्के को अकात्सुकी से प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन उचिहा क्लैन का सच क्या था? उचिहा क्लैन पूरे लीफ विलेज को तबाह करने का प्लान बना चुका था, और थर्ड होकागे के पास कोई और चारा नहीं था। होकागे ने इताची के सामने एक डरावनी डील रखी, या तो वो अपने पूरे क्लैन को खत्म कर दे, या फिर विलेज पूरी उचिहा क्लैन को खत्म कर देगा।
अगर इताची खुद अपने क्लैन को खत्म कर देता तो सास्के को जिंदा छोड़ दिया जाता। उसने अपने ही माता पिता समेत पूरे क्लैन को खत्म कर दिया, अपनी पहचान को विलन बना दिया, लेकिन फिर भी सास्के को कभी खतरे में नहीं आने दिया। A villain in the eyes of the world, but a true hero in the shadows. इताची की पावर एंड एबिलिटीज। इताची उचिहा क्लैन से है तो उसका मेन पावर है शेरिंगन और मंगेकियो शेरिंगन, जिससे वो त्सुकुयोमी जैसी खतरनाक गेंजुत्सु कर सकता है। ये इतनी पावरफुल है कि सामने वाला एक सेकंड में रियलिटी और इल्यूजन के बीच ट्रैप हो जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, इताची अमतेरासु भी यूज कर सकता है, एक ऐसी काली आग जो कभी नहीं बुझती। जो भी इस आग की चपेट में आएगा जलकर राख बन जाएगा। और सबसे खतरनाक सुजनु, एक अजेय डिफेंस और अटैकिंग आर्मर। इसके पास है याता मिरर जो हर अटैक को अब्सॉर्ब कर सकता है, और तोत्सुका ब्लेड जो दुश्मनों को हमेशा के लिए सील कर देती है। इताची की पावर सिर्फ ताकत नहीं बल्कि एक डरावनी हकीकत है। नेक्स्ट है किसमे होशिगाकी और उसकी बैक स्टोरी। किसमे होशिगाकी को मॉन्स्टर ऑफ द हिडन मिस्ट कहा जाता है। वो मिस्ट विलेज के 7 निंजा स्वॉर्ड्समैन में से एक था, लेकिन किसमे ने अपने ही विलेज के साथ गद्दारी कर दी और अकात्सुकी को ज्वाइन कर लिया। पर क्यों? क्योंकि वो एक ऐसी दुनिया चाहता था जहां कोई झूठ और धोखा ना हो। किसमे की पावर एंड एबिलिटीज। किसमे के पास समय हदा है, एक जिंदा तलवार जो चक्रा को अब्सॉर्ब कर सकती है। यही नहीं, समेहदा सिर्फ किसी भी चक्रा को नहीं बल्कि अपने पसंदीदा चक्रा को ही स्वीकार करती है। और जब किसामे और समेहदा एक होते हैं तब किसामे एक विशाल शार्क मॉन्स्टर में बदल जाता है। किसामे वाटर मैनिपुलेशन में इतना माहिर है कि वो पूरे बैटलफील्ड को पानी से भर सकता है। वो पानी में टॉर्नेडो बना सकता है, विशाल लहरें उठा सकता है। और जब वो अपने वाटर प्रिजन जत्सु का इस्तेमाल करता है तो दुश्मन के पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचता। किसामे कोई आम निंजा नहीं था, वो एक असली मॉन्स्टर था। अगला आ जाता है देदारा और उसकी बैक स्टोरी। देदारा स्टोन विलेज से आया था और वह एक एक्सप्लोसिव आर्टिस्ट था, लेकिन उसके विलेज में उसकी टैलेंट की कोई कदर नहीं थी। यही चीज उसे सबसे ज्यादा खलती थी। इसीलिए देदारा ने विलेज छोड़ दिया। उसने ठान लिया कि वह दुनिया को आर्ट की असली वैल्यू दिखाकर रहेगा, और इसी मकसद से उसने अकात्सुकी ज्वाइन कर ली। वहां जाकर उसने अपने एक्सप्लोसिव आर्ट को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। देदारा की पावर और एबिलिटीज। देदारा की सबसे खतरनाक एबिलिटी है एक्सप्लोसिव रिलीज। वह मिट्टी से मूर्तियां बनाता है और जब वह उन्हें कमांड देता है, बूम, वे जबरदस्त धमाके के साथ फट जाती हैं। उसके हाथों में मौजूद स्पेशल माउथ से वह टाइनी बॉम्ब से लेकर महाविनाशक एक्सप्लोसिव्स तक कुछ भी बना सकता है। उसकी अल्टीमेट टेक्निक C0, वो विस्फोट जो पूरे शहर को मिट्टी में मिला सकता है। यह उसकी फाइनल आर्ट है, एक ऐसी कला जिसे देखने के बाद कुछ भी बाकी नहीं बचता। अगला आ जाता है ससोरी और उसकी पास्ट स्टोरी। ससोरी सैंड विलेज से था और वह एक पपेट मास्टर था, लेकिन उसकी कहानी किसी आम निंजा जैसी नहीं थी। बहुत कम उम्र में उसने अपने माता पिता को खो दिया था और फिर बस अकेलापन, न कोई साथ न कोई अपनापन। यही अकेलापन एक जुनून में बदल गया। ह्यूमन पपेट्स। ससोरी को लगा कि खूबसूरती और ताकत को हमेशा के लिए संजोया जा सकता है। उसने एक पागलपन भरा रास्ता चुना, पपेट्स। अगर शरीर नष्ट हो जाता है तो क्यों न उसे अमर बना दिया जाए। ससोरी ने खुद को और अपने माता पिता को भी पपेट में बदल दिया, एक ऐसा शरीर जो कभी न मरे। और फिर ससोरी ने अकात्सुकी को ज्वाइन कर लिया। अब उसका एक ही मकसद था, और ज्यादा ह्यूमन पपेट्स कलेक्ट करना, क्योंकि उसके लिए कला कुछ ऐसा है जो कभी नहीं मरता। ससोरी की पावर एंड एबिलिटीज। ससोरी सिर्फ एक पपेट मास्टर नहीं था, वह एक लेजेंडरी पपेट मास्टर था। वह एक साथ हजारों पपेट्स को कंट्रोल कर सकता था। लेकिन रुको, ससोरी ने अपनी खुद की बॉडी को ही एक पपेट में बदल दिया था। मतलब वह अब ऑलमोस्ट इमॉर्टल बन चुका था। ना दर्द, ना कमजोरी, ना उम्र का असर। और उसकी सबसे खतरनाक पपेट, थर्ड काज़ेकागे। हाँ, वही थर्ड काज़ेकागे जिसे कभी सैंड विलेज का सबसे ताकतवर काज़ेकागे माना जाता था। लेकिन अब वह ससोरी का सबसे घातक ह्यूमन पपेट बन चुका था। इस पपेट के अंदर पॉइजन, हिडन वेपन्स और ऐसी टेक्निक्स थी जो एक झटके में किसी को भी खत्म कर सकती थी। यही था ससोरी, क्योंकि कला कुछ ऐसा है जो कभी नहीं मरता। अगला आ जाता है हिडन और उसकी बैक स्टोरी।
हिडन का जन्म हॉट वाटर विलेज में हुआ था, लेकिन वहां की शांति और नियम कायदे उसे पसंद नहीं थे। उसे हमेशा कुछ अलग, कुछ खूनी करने की चाहत थी। और फिर उसे मिला जशिन कल्ट, एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन जो पेन और मौत को पूजती थी। वहां के रिचुअल्स ने हिडन को इमॉर्टल बना दिया। वो अब मर नहीं सकता था, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। हिडन को दर्द में सुकून मिलता था। लहू बहाना, चीखें सुनना, मौत का खेल देखना, यही उसकी सच्ची भक्ति थी। और जशिन के प्रति उसकी अटूट निष्ठा उसे अकत्सुकी तक ले आई। जो भी मैं मारता हूं वो जशिन समा के लिए बलिदान है। उसे पूरा यकीन था कि उसकी क्रूरता ही उसके भगवान की सच्ची इच्छा है, और इसीलिए जोर जोर से हंसता, जैसे मौत का जश्न मना रहा हो। हिडन की पावर और एबिलिटीज। हिडन की सबसे खतरनाक ताकत है इमॉर्टैलिटी, जिसे जशिन समा ने उसे दिया था। मरना, दर्द महसूस करना, ये सब हिडन के लिए कोई मायने ही नहीं रखता। लेकिन उसकी सबसे घातक टेक्निक है रिचुअलिस्टिक कर्स टेक्निक, एक ऐसा श्राप जो उसे उसके दुश्मन से जोड़ देता है। जब ये तकनीक एक्टिवेट होती है तो हिडन अपने शरीर को काले निशानों से ढक लेता है, और फिर अगर वो खुद को चोट पहुंचाता है तो उसका ओपोनेंट भी वैसा ही दर्द महसूस करता है। कट, घाव, खून, हर चोट जो हिडन खुद को देता है सीधा उसके दुश्मन के शरीर पर महसूस होती है। लेकिन फर्क बस इतना है, हिडन तो अमर है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे वो खुद को जितना भी घायल करे, उसका शरीर फिर से पहले जैसा हो जाता है, लेकिन उसका ओपोनेंट धीरे धीरे मौत के मुंह में समा जाता है। यही है हिडन की भयानक शक्ति, एक ऐसी ताकत जिससे बचना इम्पॉसिबल है। अगला आ जाता है काकुजू और उसकी बैक स्टोरी। काकुजू वाटरफॉल विलेज से आता है। वो एक एलीट निंजा था, लेकिन एक मिशन फेल होने के बाद उसे विलेज छोड़ना पड़ा, और फिर वो बन गया एक खतरनाक क्रिमिनल। अब उसका एक ही मकसद था, इमॉर्टैलिटी और ग्रीड। इसीलिए उसने अकत्सुकी ज्वाइन कर लिया। काकुजू की पावर एंड एबिलिटीज। काकुजू अर्थ ग्रज फियर टेक्निक का इस्तेमाल करके अपने बॉडी में नए हार्ट जोड़ सकता है। इससे उसे अलग अलग एलिमेंटल रिलीज की ताकत मिलती है। अभी उसके पास 3 हार्ट हैं, और इस वजह से वो ऑलमोस्ट इमॉर्टल बन चुका है। नेक्स्ट आ जाता है ज़ेत्सु और इसकी स्टोरी। ज़ेत्सु इज अ यूनिक बीइंग। वो ब्लैक ज़ेत्सु और व्हाइट ज़ेत्सु का मिलाजुला रूप था। ब्लैक ज़ेत्सु को खुद खगुया ओत्सुत्सुकी ने बनाया था, अपने पुनर्जन्म की योजना को पूरा करने के लिए। वहीं व्हाइट ज़ेत्सु वे लोग थे जो इन्फिनिट त्सुकियोमी की चपेट में आकर व्हाइट ज़ेत्सु में बदल गए। ब्लैक ज़ेत्सु ने अकात्सुकी सिर्फ और सिर्फ खगुया को दोबारा जीवित करने के लिए ज्वाइन किया। वो हर चीज को मैनिपुलेट कर रहा था, यहां तक कि मादारा उचिहा को भी, जिसे वो सिर्फ अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा था। दूसरी तरफ व्हाइट ज़ेत्सु को जब ब्लैक ज़ेत्सु के असली प्लान का पता चला तो उसने उसे सपोर्ट करने के लिए अकात्सुकी ज्वाइन कर लिया। ज़ेत्सु की पावर एंड एबिलिटीज। ज़ेत्सु ग्राउंड और फ्लोरा से मर्ज हो सकता है, जिसकी वजह से वो एक अमेजिंग और ऑलमोस्ट अनडिटेक्टेबल स्पाई बन जाता है। ब्लैक ज़ेत्सु किसी भी बीइंग को मैनिपुलेट और पोजेस कर सकता है, यानी वो उनकी सोच और शरीर पर पूरा कंट्रोल ले सकता है। वहीं व्हाइट ज़ेत्सु की एबिलिटी और भी खतरनाक है। वो अपने सैकड़ों क्लोन्स बना सकता है, यानी खुद की एग्जैक्ट कॉपीज क्रिएट कर सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये क्लोन्स यूजर्स की चक्र तक कॉपी कर सकते हैं। अगला आ जाता है अपना दिल टूटा आशिक, ओबितो उचिहा और उसकी दर्द भरी कहानी। टोबी एक लीफ विलेज का निंजा जो एक मिशन के दौरान ककाशी को बचाते हुए मर गया। पर क्या सच में वो मर गया था? नहीं, रिन और ककाशी को लगा कि ओबितो खत्म हो गया, लेकिन हकीकत कुछ और थी। मादारा उचिहा ने ओबितो को बचा लिया, पर क्यों? सिर्फ अपने खतरनाक प्लान्स को पूरा करने के लिए। लेकिन ओबितो वापस जाना चाहता था अपने दोस्तों के पास, अपनी टीम के पास। पर मादारा पहले से ही सब कुछ सेट करके बैठा था। रिन के अंदर 3 टेल्स को सील कर दिया गया और ओबितो को कुछ पता भी नहीं चला। लेकिन असली झटका तब लगा जब उसने देखा कि रिन को ककाशी ने मार दिया। ये नहीं हो सकता। अपने ही शेरिंगन से ओबितो ने वो दर्दनाक सीन देखा। रिन की मौत ने उसे पूरी तरह से तोड़ दिया। अब उसके अंदर सिर्फ गुस्सा, दर्द और नफरत बची थी। यहीं से जन्म हुआ टोबी का। वो अकात्सुकी ज्वाइन करता है, लेकिन असल में वो ही अकात्सुकी का मेन लीडर था। नागतो बस एक मुहारा था, असली खेल तो ओबितो के दिमाग में चल रहा था।
अब ओबितो ने मदारा के प्लान्स को अपना मिशन बना लिया। वो चाहता था शिनोबी वर्ल्ड में शांति लाना, पर अपने तरीके से। इन्फिनिट त्सुकियोमी से वो एक ऐसा सपना दिखाना चाहता था जहां किसी को कोई दर्द न हो। पर सच में ये शांति थी या बस एक और धोखा? ओबितो एक हीरो बन सकता था, लेकिन वो बन गया सबसे बड़ा विलेन। टोबी की पावर और एबिलिटीज। एक उचिहा होने के नाते ओबितो के पास शेरिंगन था, और बाद में उसने रिनेगन भी अनलॉक कर लिया, जो उसे स्पेस टाइम जुत्सु की खतरनाक ताकत देता था। लेकिन टोबी की सबसे घातक टेक्निक थी कामुई, एक ऐसा जुत्सु जिससे वो खुद को और किसी भी ऑब्जेक्ट को एक अलग डायमेंशन में टेलीपोर्ट कर सकता था। मतलब बैटल में वो ऑलमोस्ट अनडिफीटेबल था। अटैक करो, वार खाली जाएगा। क्यों? क्योंकि कामुई उसे ऑलमोस्ट इंटेंजिबल बना देता था। तुम सोचोगे कि तुमने उसे मारा, लेकिन असल में तुम्हारा वार बस हवा में गायब हो चुका होगा। और सिर्फ यही नहीं, कामुई का असली टेरर, वो अपने एनिमीज को भी एक अलग डायमेंशन में खींच सकता था। टोबी सिर्फ एक निंजा नहीं था, वो एक शैडो में छिपा ऑलमोस्ट इनविंसिबल मॉन्स्टर था। अगला और लास्ट आ जाता है ओरोचिमारू और इसकी स्टोरी। ओरोचिमारू विलेज हिडन इन द लीफ का एक लेजेंडरी सेनिन था। वो हर एक जुत्सु सीखना चाहता था और अपने दम पर इमोर्टैलिटी हासिल करना चाहता था, लेकिन उसकी अनएथिकल एक्सपेरिमेंट्स की वजह से उसे विलेज से निकाल दिया गया। इसके बाद उसने अकात्सुकी ज्वाइन कर ली, लेकिन सिर्फ कुछ टाइम के लिए। असल में वो अकात्सुकी का यूज अपने इलीगल एक्सपेरिमेंट्स को आगे बढ़ाने और इमोर्टैलिटी पाने के लिए कर रहा था। ओरोचिमारू की पावर एंड एबिलिटीज। ओरोचिमारू सांपो से जुड़ी टेक्निक्स में मास्टर था। उसका सबसे खतरनाक पावर था उसकी कॉन्शियसनेस को दूसरी बॉडी में ट्रांसफर करना। इसी वजह से उसने मौत को भी चकमा दे दिया। वो हर फॉरबिडन जुत्सु यूज करना जानता था, और तो और वो जेनेटिक मैनिपुलेशन भी कर सकता था, जिससे वो एक अनप्रेडिक्टेबल ओपोनेंट बन जाता था। सोचो यार, एक ऐसा दुश्मन जो कभी मर ही नहीं सकता। डरावना है ना? वीडियो खत्म करने का वक्त आ गया। अगर चैनल पर न्यू हो तो एक सब्सक्राइब कर देना ब्रदर। बाय।